नमस्कार। काफी सारे व्यूअर्स के जबरदस्त रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स शुरू करें। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स इज। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोपाउंडर्स रहे हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया है इस पूरे आइडिया को, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, उसमें से दो लोगों को हमने कोट किया है बोर्ड पर। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो शुरू में आपको डरावना जैसा लगेगा कि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की यात्रा कितनी जटिल होने वाली है। निल्स बोर ने लिखा है, इफ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड बाय क्वांटम फिजिक्स देन यू रियली हैव नॉट अंडरस्टूड इट। रिचर्ड पी फीनमैन लिखते हैं, आई थिंक आई कैन सेफली से दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन ग्रेट माइंड्स के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाने के पीछे का एक मकसद है, और इन स्टेटमेंट्स के थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, उसकी समझ के बारे में ये क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे, ये धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की समझ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे तो वो बातें क्लियर होंगी। परंतु मैं शुरू में ही आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स की पूरी यात्रा, जो पूरा का पूरा जर्नी होगा, वो बहुत फुलफिलिंग होगा, बहुत सेटिस्फाइंग होगा, एक चमत्कारिक यात्रा होगी ये, और मज़ा आएगा आपको पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स को करने में। शायद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको जितना मज़ा आया था उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर में। जब से मानव सभ्यता विकसित हुआ, जब से हम लोगों ने होश संभाला, तब से अपने इस सुंदर प्रकृति की जटिल संरचना को समझना हमारे लिए एक रोमांचकारी विषय रहा। आपको पता है, अपनी प्रकृति अत्यंत खूबसूरत है और विविधताओं और जटिलताओं से भरा पड़ा है। लेकिन प्रकृति के एक रिचर्ड फीनमैन ने फीनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में लिखा है कि ये जो अपना नेचर है, ये जो अपनी प्रकृति है, ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ चेस का गेम खेलती है और हमें चेस खेलना नहीं आता, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और लंबे समय तक ऑब्जर्व करते करते एज एन ऑब्जर्वर इसके बहुत सारी चाल को हम समझ जाते हैं, जिसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानने लगते हैं। तो ये प्रकृति जटिल तो है, जटिलताओं से भरा पड़ा है, लेकिन ये हमेशा हमें अपने राज के बारे में अवसर देती है समझने की। इट ऑलवेज सेज समथिंग टू अस, एंड वी एज फिजिसिस्ट, we as good observers always try to listen the whisper of nature। इस प्रकृति की फुसफुसाहट को सुन करके इस प्रकृति के विविध आयाम को समझने की हम कोशिश करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारा पहला इंटरैक्शन इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से होता है, जिसको इस प्रकृति का स्थूल स्वरूप कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं।
वो महसूस कर सकते हैं उसे, और उसके इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के, इस मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स डेवलप किए। ये अपना जो क्लासिकल फिजिक्स है ये बहुत हद तक डिटर्मिनिस्टिक नेचर का है। अभी तक जब से विज्ञान की पढ़ाई करना शुरू करते हैं हम लोग, तब से हमें क्या सिखाया जाता है? अगर कोई पूछे हमसे कि इस स्पेस के अंदर में ये चौक कहां पर है, तो हम इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, एक वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, एक जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं, और इसका एक बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन हम लोग बताते हैं कि द चौक इज एट दिस पोजीशन इन स्पेस। इस चौक का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, जेड कोऑर्डिनेट इतना है, एंड वी कैन डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस चौक। अगर हम लोग किसी बॉल को या इस चौक को हवा में ऐसे उछालें और हमें पता है कि हम कितने वेलोसिटी से इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो पूरी सर्टेनिटी के साथ हम बता सकते हैं कि कितनी देर के बाद ये चौक या बॉल दोबारा हमारे हाथ में होगा। हम उसके द्वारा फॉलो किए जाने वाले पाथ की कल्पना कर सकते हैं कि अपने पूरे मोशन के दरमियान बॉल किस तरह का पाथ, किस तरह का ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, किस मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉल कहां पर होगा, फेंके जाने के 30 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसके डायनामिकल स्टेट से रिलेटेड सारी बातें हम बता सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसा एक मेंटल पिक्चर हमारा बना हुआ होता है। और ये जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने का अपना मेंटल पिक्चर है, वो बड़ा रोबस्ट होता है, बिकॉज जब से हम इस प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, हम डिटर्मिनिस्टिक बातें करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये सारे डायनामिकल वेरिएबल्स बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक हैं। हम इनके एग्जैक्ट पोजीशंस को बता सकते हैं, इनके एग्जैक्ट वेलोसिटी को बता सकते हैं, इनके एग्जैक्ट मोमेंटम को बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस प्रकृति के, इस नेचर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ये चौक किस तरह के एटम से बना हुआ है, उन एटम्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, जब उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने का एक रोबस्ट कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर में जो बना हुआ होता है, वो एबंडंट होने लगता है, वो टूटने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हम डिटर्मिनिज्म से इनडिटर्मिनेसी की ओर जा रहे हैं। शुरुआत से ही जब क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में बातें करना हम लोग शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द आउटसेट, हम लोग ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि नहीं, ये ऐसे सवाल तो हम प्रकृति से नहीं पूछ सकते, हम किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, हम किसी बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर ही नहीं सकते। तो एक अजीब सी बात लगती है शुरू में, जब क्वांटम मैकेनिक्स की यात्रा हम शुरू करते हैं, तो हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट शुरू से था, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने का एक नजरिया था, वो टूटना शुरू हो जाता है। हम कल्पनाओं की एक अजीब सी उड़ान में उड़ना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे
ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो इनडिटर्मिनेसी और अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है। तो शुरू में लगता है कि हमारे थ्योरी का ये इनकम्प्लीटनेस है, या सही में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपने प्रकृति का व्यवहार ऐसा ही होता है। और जब धीरे धीरे बातें समझ में आनी शुरू होती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रकृति का व्यवहार ऐसा ही होता है जैसी बातें हम लोग कर रहे हैं, तो फिर पूरी की पूरी यात्रा बिल्कुल प्लीजेंट हो जाती है और हम आह्लाद से भर जाते हैं और लगता है जैसे एक इनलाइटमेंट होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर में कि भाई एक अजीब सी बात हम समझना शुरू किए हैं जो शायद अभी तक नहीं समझ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग, आज मैं कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं करने जा रहा हूं, एक जेंटिल इंट्रोडक्शन कि क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में पहला कदम ही जैसे ही रखते हैं तो किस तरह से हमारे सोच में क्वांटम जंप पैदा होता है और हमें अपनी पूरी की पूरी विचारधारा और सोचने का तरीका, इस प्रकृति को देखने का पूरा नजरिया कैसे बदलने की जरूरत होती है और वो कितना ज्यादा रोमांचकारी होता है उस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, वो उसको महसूस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की एग्जैक्टली बातें करना तो हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आज जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के दरवाजे पर अपना पहला कदम रखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग सारी बातें वेव फंक्शन के टर्म्स में करते हैं। किसी पार्टिकल का स्टेट भी बताना होता है तो हम कहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कहां रहता है, कितने एनर्जी के साथ रहता है। तो हम कहते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्टेट हम उसके वेव फंक्शन से डिटरमिन कर सकते हैं। अब देखिए, हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करना ही शुरू करते हैं यहां से, तो दिमाग में पहला प्रश्न ये आता है कि आप वेव फंक्शन से किसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसके स्टेट को बताने जा रहे हैं? एक पार्टिकल के स्टेट को बताने जा रहे हैं। तो पार्टिकल तो स्पेस में लोकलाइज्ड होता है, वेव फंक्शन का एक स्प्रेड होता है। तो वेव फंक्शन से किसी पार्टिकल के स्टेट को हम कैसे बता सकते हैं? बाद में मैं कैसे बता सकते हैं और ये समझदारी कैसे बनी, इन बातों के डिटेल में अगले लेक्चर से जाऊंगा। रादर अगले लेक्चर में तो क्वांटम मैकेनिक्स का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, शायद वो सारी बातें हम लोग करते रह जाएंगे। उसके बाद के लेक्चर्स में ये सारी बातें बिल्कुल इनकी विस्तृत चर्चा होगी। बोर्न ने कहा कि नहीं, आप स्टैटिस्टिकली पूरे सिचुएशन को देख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी दुनिया जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, स्टैटिस्टिकल है, और एक टर्म में जानबूझ करके ये क्या है, इसकी क्या मीनिंग होती है, व्हाट डज दिस मीन, ये बातें तो हम लोग आगे करेंगे। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ इस टर्म को यहां पर लिख रहा हूं कि आप लोग इस नोटेशन को देखे जरूर होंगे और सुने जरूर होंगे। तो बोर्न ने कहा कि अगर साई कोई वेव फंक्शन है, किसी पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका वेव फंक्शन है साई, तो मॉड साई स्क्वेयर dx, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें किसी दो पोजीशंस के बीच,
पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच, तो ये उस पार्टिकल के स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। अगर वेव फंक्शन को सपोज कीजिए हम लोग प्लॉट करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, और सपोज कीजिए कुछ भी कैसा भी, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया। व्हाट डज इट टेल अस? ये कह रहा है कि इस पर अगर हम लोग साई स्क्वेयर को प्लॉट करें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इस वाले पोजीशन के आसपास पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये हमें ये नहीं कह रहा है कि पार्टिकल कहां पर है, वो कह रहा है पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, लेकिन हां अगर इस पोजीशन के आसपास कहीं आप खोजेंगे, रिपीटेड मेजरमेंट्स करेंगे, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। ये ऐसा कुछ बोल रहा है, लेकिन वो हो सकता है कहीं भी। वो यहां देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल हियर ऑल्सो, देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, कहीं भी हो सकता है। अब अगर हम ये पूछें कि मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट किए, पार्टिकल का पोजीशन डिटरमिन करने के लिए हमने कोई मेजरमेंट किया, एंड उस मेजरमेंट का आउटकम, उस मेजरमेंट के दरमियान वी फाउंड पार्टिकल एट पॉइंट सी। अब अगर हम लोग पूछें कि वेयर वॉज द पार्टिकल जस्ट बिफोर द मेजरमेंट, जिस समय आपने मेजरमेंट किया उस समय तो पार्टिकल आपको पॉइंट सी पर मिला, मेजरमेंट के जस्ट पहले पार्टिकल कहां था? तो क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप कर रहा था तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, अलग अलग लोग इन चीजों को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा को। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि पार्टिकल सी पर था, इसीलिए हमारे मेजरमेंट का रिजल्ट ये मिला कि वो सी पर पाया गया। सो जस्ट बिफोर मेजरमेंट द पार्टिकल वॉज एट सी। अब प्रश्न उठता है कि अगर पार्टिकल सी पर था तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा ऐसा क्यों कहती है कि हम मेजरमेंट में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा ये बता पाना किसी भी मेजरमेंट में थोड़ा मुश्किल होता है। सो अगर वो पार्टिकल पॉइंट सी पर था तो फिर जो आप कहते हैं कि पार्टिकल का स्टेट इस वेव फंक्शन से डिटरमिन होगा और उसका स्पेस में एक स्प्रेड है, पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन पर पाए जाने की सर्टेन प्रोबेबिलिटीज हैं, एंड वी कैन नॉट टेल विथ सर्टेनिटी कि वेयर विल द पार्टिकल बी फाउंड ड्यूरिंग अ गिवन मेजरमेंट। तो इसका मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी इनकम्प्लीट है। अगर पार्टिकल पॉइंट सी पर ही था मेजरमेंट के जस्ट पहले, तो फिर मेजरमेंट में एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट क्यों है? और इस स्कूल ऑफ थॉट वाले लोगों ने कहा कि इनडिटर्मिनेसी इज नॉट ए फैक्ट ऑफ नेचर बट इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इग्नोरेंस। ये नेचर का फैक्ट नहीं है इनडिटर्मिनेसी, ये हमारे इग्नोरेंस का आउटकम है कि पार्टिकल था सी पर, एक्सपेरिमेंटर को नोन नहीं था कि द पार्टिकल वॉज एट सी। और इस स्कूल ऑफ थॉट के ही समर्थक थे द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था जो कहता था कि साहब ये तो बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द पार्टिकल
just before measurement? What was the position of the particle just before measurement? Because ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि we are trying to make assertion about the status of the particle even before measurement. हमने मेजरमेंट किया ही नहीं और हम ये बताना चाहते हैं कि पार्टिकल कहां था मेजरमेंट के पहले. ये तो बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन है. सो दे रिफ्यूज टू आंसर. वो कहते हैं कि बिल्कुल नॉनसेंस, एब्सर्ड, सिली क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द पार्टिकल जस्ट बिफोर मेजरमेंट. लेकिन एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में, जो ये कहता है कि द पार्टिकल वॉज नोवेयर. पार्टिकल कहीं था ही नहीं. मेजरमेंट का जो एक्ट था, जो मेजरमेंट का प्रोसेस था, उसने पार्टिकल को अपना एक स्टैंड लेने के लिए फोर्स किया. तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ उस क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड उसको तो डिस्टर्ब करता ही है. द वेरी एक्ट ऑफ मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, एंड इट डज नॉट ओनली डिस्टर्ब द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, रादर इट प्रोड्यूसेस इट ऑल्सो. और जब आप मेजरमेंट करते हैं तब पार्टिकल एक स्टैंड लेता है और पूरा का पूरा वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है, एक सर्टेन पोजीशन पर अपना एक स्पाइक ले लेता है और आप कहते हैं कि यस, दिस इज द आउटकम ऑफ आवर मेजरमेंट एंड द पार्टिकल हैज बीन फाउंड एट दिस पोजीशन ड्यूरिंग दैट मेजरमेंट. और इस व्यू को ही हमारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज सपोर्ट करते हैं. शायद क्वांटम मैकेनिक्स की जो असल भाषा है उसको ये व्यू ही रिप्रेजेंट करता है कि द पार्टिकल वॉज नोवेयर, रादर द एक्ट ऑफ मेजरमेंट फोर्स्ड द पार्टिकल टू टेक ए स्टैंड एंड इट फोर्स्ड द इंटायर वेव फंक्शन टू कोलैप्स एंड टेक अ स्पाइक एट अ सर्टेन पोजीशन. इसको कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं. कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की बारीकियां लोगों को समझ में आनी शुरू हुई, वैसे वैसे लोगों का ये विश्वास मजबूत होता चला गया कि ये जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है इन चीज़ों को समझने का, बताने का, यही सही तरीका है. और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रकृति का व्यवहार सही में ऐसा ही होता है. और ये जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है वो प्रकृति के इस नेचर के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को करेक्टली एक्सप्लेन करता है. लोग श्रोडिंजर्स कैट का एग्जाम्पल देते हैं. मान लीजिए एक कमरा है, एक रूम है, उसमें एक बिल्ली है, कैट है, और एक पॉइजन रखा हुआ है कप के अंदर में उस कमरे में, और कमरा को आप बंद कर देते हैं. नाउ यू डोंट नो व्हाट द कैट इज डूइंग इनसाइड दैट रूम. अब कैट के साथ दो पॉसिबिलिटीज हैं. वो जो लिक्विड है विच इज अ पॉइजन, उसको देख करके कैट बहुत क्यूरियस हो सकता है, उसकी उत्सुकताएं बढ़ सकती हैं. व्हाट इट इज, वो जाकर के उस पॉइजन को कैट सूंघ सकता है या उसे वो इनटेक कर ले सकता है और कैट की मौत हो जा सकती है. दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि कैट सशंकित हो जाता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, सो आई डोंट हैव टू टच इट एट ऑल. पता नहीं क्या हो जाएगा, और कैट एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है. और वो कैट एलाइव है, कैट इज नॉट डेड.
लेकिन जब तक रूम बंद है तब तक हमें कुछ भी पता नहीं है, और 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि जब हम कमरा खोलेंगे, रूम खोलेंगे, तो कैट हमें डेड मिलेगा, और 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि जब हम कमरा खोलेंगे तो कैट हमें अलाइव मिलेगा। और जब आप कमरा खोलते हैं तब कैट एक स्टैंड लेता है, और वो जो पूरा का पूरा उसके स्टेट को बताने वाला वेव फंक्शन है वो एक स्पाइक लेगा, और आइदर अलाइव स्टेट या डेड स्टेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब कि दिस इज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट that forces the wave function to take a stand and collapse to a spike around a certain position। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी जो सोच है, ऐसा लगता है उसके बुनियाद में इनडिटर्मिनेसी है, लेकिन इस इनडिटर्मिनेसी के एलिमेंट के साथ इस ब्यूटीफुल नेचर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कितनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर पाता है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे एक्सप्लेन करने में अपने क्लासिकल नोशन शायद फेल करते हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत चमत्कारिक जैसा, बहुत इनलाइटनिंग जैसा फीलिंग एक होगा, बहुत सेटिस्फाइंग होगा, जो हम लोग अपने आगे की क्वांटम मैकेनिक्स की यात्रा में देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की जो पूरी की पूरी यात्रा है वो दो रास्तों से चली। एक रास्ता है जिसमें शुरू में ये बातें की गई कि जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटम जंप्स में होता है, वगैरह वगैरह, जिसकी शुरुआत मैक्स प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के क्रम में हुआ। बाद में बोर लगभग उसी स्कूल ऑफ थॉट के रास्ते पर चले, और अल्टीमेटली इट वॉज टेकन टू फ्रूशन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग by developing matrix method of understanding this quantum world। और एक दूसरा रास्ता है जो आइंस्टीन के द्वारा वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात किए जाने के बाद डी ब्रॉगली ने जब मैटर वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और फिर इरविन श्रोडिंगर के द्वारा मैटर वेव के लिए एक वेव इक्वेशन के टर्म्स में बातों को समझने की कोशिश की गई, जिसको वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। ये दो अलग अलग तरीके से पूरे क्वांटम स्ट्रक्चर को, पूरे क्वांटम वर्ल्ड को समझने की कोशिश की गई। बाद में पॉली एम डिरैक के द्वारा ये बताया गया कि ये दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, but they both are equivalent ways of understanding the same kind of physical world। तो आप इस बात की अनुभूति बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग, ए वेरी ब्यूटीफुल मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्ल्ड करेंगे, और अपनी ये यात्रा बहुत सुखद होगी। आज हमने जस्ट एक जेंटल इंट्रोडक्शन किया है। हम लोग अगले लेक्चर में पहले क्वांटम मैकेनिक्स के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे क्वांटम थॉट्स आने शुरू हुए और किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ, और कैसे अल्टीमेटली ये एक फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे बीच आया। तो उसकी बातें करेंगे, और तब फिर हम लोग रिगरस क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से
क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स की विधिवत शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।